सब क्लियर है, सब क्लियर है। चलिए एक बार बाकी लोगों को भी जुड़ने दीजिए। चलिए 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 चलिए, हाँ सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। क्लियर, बिना समय के बर्बादी, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा था, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। मान लीजिए ये हमारे सामने बेंजीन रिंग है। क्या है? ये हमारे सामने है बेंजीन रिंग। अगर यहां पर कोई ग्रुप जी लगा दिया है तो जिस कार्बन पर, रिंग के जिस कार्बन पर ग्रुप लगा है, तो उस पोजीशन को दोस्तों हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इप्सो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इप्सो पोजीशन कहते हैं। उससे आगे वाली दोनों पोजीशंस, जैसे अगर अपन बात करें ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही पोजीशन जो आप लोगों के सामने हैं, ये कहलाती हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाती हैं? ऑर्थो। एब्रीवेटेड एज, बताइए, ओ। इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। उससे नेक्स्ट वाली दोनों ही पोजीशन अगर अपन बात करें तो ये आपके सामने होती है मेटा पोजीशन। क्या होती है? मेटा लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरीके से। और इसके बिल्कुल अपोजिट सामने जो होती है वो होती है पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? पैरा, लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से पी। ओके, किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था दोस्तों कि ये ऑर्थो, मेटा, पैरा रिलेटिव पोजीशंस है। ऑर्थो, मेटा, पैरा आर द रिलेटिव पोजीशंस। क्लियर? आइए समझते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, दोनों CH3 एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? दोनों CH3 एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर? तो आप कहोगे कि सर इस CH3 की ऑर्थो पोजीशन पर यह CH3 है, या इस CH3 की ऑर्थो पोजीशन पर यह CH3 है। तो इनको हम किस प्रकार से लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ऑर्थो डाइमिथाइल। कितने मिथाइल है बताइए? 2। सो इट इज ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। तो कभी आपको स्ट्रक्चर बनानी हो ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन की, तो डाइमिथाइल का मतलब 2 हैं, ऑर्थो डाइमिथाइल मतलब ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हैं। एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर लिया, देखो। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है। ध्यान से देखते हुए जाइए। क्लियर? अब जरा बताइए मुझे, दोनों CH3 एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? बोथ CH3 आर मेटा पोजीशन ऑफ ईच अदर। इसकी मेटा पोजीशन ये है और इसकी भी मेटा पोजीशन वो है, तो ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं। तो इसे आप बताओ क्या बोल दोगे? मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर? डाई मिथाइल बेंजीन मतलब बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। मेटा मतलब एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन होता है। क्लियर? कुछ इस तरीके से। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। क्या बोलोगे? पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर? एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर भी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि डाइमिथाइल बेंजीन को ही, आगे भी आएगा, डाइमिथाइल बेंजीन को ही, डाइमिथाइल बेंजीन को ही हम बोल देते हैं जाइलीन। क्या बोल देते हैं बताइए? जाइलीन। इट्स ए कॉमन नेम। डाइमिथाइल बेंजीन इज नोन एज जाइलीन। तो आप अगर वर्ड डाइमिथाइल हटाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या बताइए? ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन मतलब दोनों मिथाइल एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हैं। आप इसे लिख सकते हैं क्या? मेटाजाइलीन। क्लियर? और इसको लिख सकते हैं क्या बताइए? इसको आप लिख सकते हैं पैराजाइलीन। तो जाइलीन का मतलब बताओ क्या होता है? डाइमिथाइल बेंजीन को ही क्या बोलते हैं? जाइलीन। क्या बोलते हैं? जाइलीन। क्लियर? अभी आप लिखेंगे नहीं, पेन डाउन रहेगा भाई, अभी लिखने का मौका दिया जाएगा। अभी ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा सा अपन अलग तरीके से लेते हैं, तो दोनों सेम आ गए थे। ठीक है, ये लो, इधर देखो, यहां पर आपके सामने है X और यहां पर आपके सामने है Y। बताइए X की कौन सी पोजीशन पर Y लगा हुआ है? बताइए X की कौन सी पोजीशन पर Y लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पर, एब्सोल्युटली। अच्छा बताइए, अब मुझे बताइए कि Y की कौन सी पोजीशन पर, Y की कौन सी पोजीशन पर X लगा हुआ है? Y की कौन सी पोजीशन पर X लगा हुआ है?
ऑर्थो पर, यस। तो ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर है। ऑर्थो, मेटा, पैरा आर द रिलेटिव पोजीशंस। इधर देखिए, अगर हम बात करना चाहें किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करना चाहें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस बताओ कौन सी हैं, ऑर्थो। तो आप बोलोगे कि एक्स की ऑर्थो पोजीशन पर वाई लगा है। अब बात करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है बताइए, ऑर्थो। तो ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर है। यू गॉट दैट पॉइंट? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें कुछ इस तरीके से है, यहां पर x है और यहां पर y है। बताओ x की कौन सी पोजीशन पर y है, x की कौन सी पोजीशन पर y है। तो आप बोलोगे सर x के रिस्पेक्ट में, देखो x के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस तो हैं ऑर्थो, ये दोनों पोजीशंस हैं मेटा, तो x की मेटा पोजीशन पर y है। बिल्कुल सही, ठीक है। इधर बताइए, अगर मैं यही बात पूछूं कि y की कौन सी पोजीशन पर x है, तो देखो y के रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो, वो भी ऑर्थो, ये भी मेटा और ये भी मेटा। तो आप कह सकते हो ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑर्थो टू ईच अदर, ऑर्थो टू ईच अदर, ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर है। यहां क्या कह सकते हो बताओ, मेटा टू ईच अदर, मेटा टू ईच अदर। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों सिमिलरली अगर अपन बात करें, यहां पर x है और यहां पर y है, अब बताओ क्या बोलोगे? अब साहब क्लियर है क्या? पैरा टू ईच अदर, पैरा टू ईच अदर, ये एक दूसरे की बताइए कौन सी पोजीशन पर हैं, पैरा पोजीशन पर हैं एक दूसरे की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दोस्तों समझिए ध्यान से, क्योंकि आप आगे रायता फैलाएं उससे पहले मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। नॉर्मली ये मिस्टेक स्टूडेंट से हो जाती है, उनको लगता है कि ऑर्थो मेटा फिक्स होती है, ये रिस्पेक्टिव पोजीशन होती है। यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है और यहां पर जेड है। अब आप तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे सभी लोग मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। आप बताइए एक्स की कौन सी पोजीशन पर, एक्स की कौन सी पोजीशन पर जेड लगा हुआ है, एक्स की कौन सी पोजीशन पर जेड लगा हुआ है। तो आप बोलोगे एक्स के रिस्पेक्ट में सर ये तो हो गई ऑर्थो, दोनों की दोनों, ये हो गई दोनों आगे वाली मेटा, तो ये हो गई मेटा, और इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पर है, पैरा पर। तो एक्स एंड जेड एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है। आप बताइए वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में या वाई की कौन सी पोजीशन पर जेड लगा हुआ है, वाई की कौन सी पोजीशन पर जेड लगा हुआ है। तो वाई के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस क्या हैं, ऑर्थो, और ये दोनों पोजीशंस बताइए क्या है, मेटा। तो ये जो जेड है वो एक्स की तो पैरा पर है और वाई की मेटा पर है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इससे आगे आपको ये नहीं बोलना है ऑर्थो पर है, मेटा पर है, पैरा पर है, ऐसे बोलना है सर ये एक्स की ऑर्थो पर है, सर ये वाई की मेटा पर है, सर ये जेड की पैरा पर है। इट्स ए रिलेटिव पोजीशन, इट्स ए रिलेटिव पोजीशन। ये आगे चलकर आपको तकलीफ देते हैं, फिर गलत बातें सीखते हैं और हमें दिक्कतें होने लगती है। चलिए अब जल्दी से सुलटा डालिए, जल्दी से सुलटा दीजिए मेरे भाई। आज वीडियो क्वालिटी प्रॉपर मिल रही है, एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके। यस बेटा, कल यही तो बताया था, ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीनियरिंग में ही होती है, साइक्लोहेक्सेन में नहीं। ठीक है, काफी बच्चों का है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, क्लियर वीडियो आ रही है सर। थोड़ा टैग पर काम चल रहा है बच्चों, ठीक है, बट आप तक रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा किस दिन अगर कुछ इश्यू हुआ। ठीक है, नई ऐप है, बैकएंड पर काम चल रहा है, जल्दी ही चीजें स्मूथ हो जाएंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया सभी ने?
बेटा sp2 से अटैच नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 को बोलते हैं। दीज आर द स्पेसिफिक टर्म्स। चलिए इधर देखिए, ये हमने कल देखा था, इसको बोलते हैं टोलुइन। हमने सारे आजकल ये हटाए थे, बेंजाइल बनाया था, बेंजल बनाया था, बेंजो बनाया था, हाँ या ना, बिल्कुल सही। आज हम इस CH3 की ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन से ग्रुप हटाएंगे, ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन से ग्रुप हटाएंगे। क्लियर? आप बताइए क्या इसकी इप्सो पोजीशन पर कोई H है? बताइए क्या इसकी इप्सो पोजीशन पर कोई H है? नहीं। तो H कहां से हट सकता है? ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर। आप बताइए ऑर्थो पर कितना H है? मात्र एक। मेटा पर भी एक, पैरा पर भी एक। सर आपको कैसे पता चलता है एक ही है? अरे मेरे भाई 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, तो जितने बॉन्ड कम उतने हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ फिर ठीक है, मुझे पता लग गया सर। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर अपन बात करें, आपने H कहां से हटा दिया है? आपने H हटा दिया है CH3 की ऑर्थो पोजीशन से। क्लियर? इसका मतलब है यहां से हटा हुआ है H इस तरीके से, ठीक है? तो इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे ऑर्थो टोलुइन। क्या बोलोगे? ऑर्थो टोलुइन। अगर मान लीजिए आपने H कहां से हटाया? ऑर्थो की बजाय मेटा से, तो मेटा वाला पोजीशन क्या हो जाएगी बताइए? फ्री हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये जो पोजीशन है आपकी फ्री हो गई। मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं क्योंकि बाद में कभी ऐसा ना लगे कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में CH3 लगा है। तो बताइए इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे मेटा टोलुइन। और यही अगर आपने कहां से हटा दिया होता बताओ? पैरा से। कहां से हटा दिया होता बताओ? पैरा से। तो इसको बताइए आप क्या कह देते? इसको कह देते आप पैरा टोलुइन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं? मतलब अगर H ऑर्थो से हटाया है तो ऑर्थो टोलुइन, मेटा से हटाया है तो मेटा टोलुइन, पैरा से हटाया है तो पैरा टोलुइन। अब आप बोलोगे सर ये हमारे कहां काम आएंगे? देखो दोस्तों, एक कॉमन नेम है, एग्जामिनर अलग तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है आपको। कैसे? वो आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 और SN2 रिएक्शन, और लिखा होगा आप लोगों के सामने ऑर्थो टोलुइल क्लोराइड, ऑर्थो टोलुइल क्लोराइड। अब जब हमें इसकी स्ट्रक्चर ही मालूम नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे SN1 और कैसे बताएंगे SN2? अब आप समझ जाओ टोलिन की कौन सी पोजीशन से H हटाया गया है बताओ? टोलिन की कौन सी पोजीशन से H हटाया गया है? ऑर्थो से, और H हटाकर क्या लगा दिया गया है? Cl। तो ये बन गया आपके सामने ऑर्थो टोलुइल क्लोराइड। अब आगे बताऊंगा कि ये ना SN1 देगा ना SN2 देगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर तो हमसे बननी चाहिए, स्ट्रक्चर तो हमसे बननी चाहिए। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए। आज का लेक्चर आप मानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ वर्थ रखेगा। आज मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेंगे भाई लोगों। ये धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लाइन का मतलब है कि यहां से H हटा हुआ है, कभी आप इसको मिथाइल ना समझ लें, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है इसको, ठीक है ना, कि यहां से H हटा हुआ है। सुलटा दिया सभी ने? थम्स अप कर दीजिए एक साथ। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो इससे रिलेटेड ही कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, आपको ये भी काम आती रहेंगी। जैसे कई बार वर्ड आता है यहां पर ऑर्थो टोलुइक एसिड, ऑर्थो टोलुइक एसिड, फिर आपके सामने आता है मेटा टोलुइक एसिड, जीओसी में आएंगे ये मेटा टोलुइक एसिड, ठीक है। फिर आपके सामने आएगा पैरा टोलुइक एसिड। तो ये कॉमन नेम से क्वेश्चंस पूछता है, बोलेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आप इसमें समझो इसको याद कैसे रखोगे। तो टोलुई इतना देखो, ये आपके सामने ये रहा, इसका मतलब इसके अंदर कौन है बताओ? इसके अंदर है आपका टोलुइन। क्लियर? और ये आपके सामने बताइए क्या है? इक एसिड। क्या है बताइए? इक एसिड। तो आप समझ जाओ कि टोलुइन यानी कि बेंजीन पर CH3 और उसकी कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखो ध्यान से, ये आपके सामने क्या बन गया है बताइए? टोलुइन।
और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर हो गई है आपकी ऑर्थोटोलुइक एसिड की। क्लियर? अब बताओ मेटाटोलुइक एसिड की स्ट्रक्चर बना दोगे तो आपको समझ में आ गया, टोलुइन तो इसमें है ही, मतलब बेंजीन पर CH3 तो है ही, और कौन सी पोजीशन पर COOH लगा है, इसकी मेटा पोजीशन पर। तो दिस इज मेटाटोलुइक एसिड। यहां पर बताओ पैराटोलुइक एसिड, तो आप समझ गए टोलुइन तो इसके अंदर है ही, तो बताओ COOH कहां पर लगा है, लगा है इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो कुछ कॉमन नेम्स को रटने की कोशिश करते हैं, ये टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से आप इसको सुलटा दीजिए और आज आते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए। सुलटा दिया सभी ने? थम्स अप कर दीजिए एक बार। चलिए अब मैं इसमें क्या करूंगा, पहले कुछ पॉइंट्स डिक्टेट करूंगा, ठीक है? पहले कुछ पॉइंट्स डिक्टेट करूंगा, फिर हम उनको वन बाय वन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। डन है ना? ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट, पहले डेफिनेशन लिखिए। देखिए, the most reactive part of an organic compound, the most reactive part of an organic compound, the most reactive part of an organic compound which determines its chemical properties, which determines its chemical properties, the most reactive part of an organic compound which determines its chemical properties is known as functional group, is known as functional group, is known as functional group। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो रिएक्टिव पार्ट है जो उस कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करेगा कि ये कंपाउंड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन दे सकता है, जो ये पार्ट डिसाइड करता है, उस पार्ट को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्शन दे सकता है, इट इज डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट मे बी सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट मे बी सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट मे बी सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल एटम का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है। पहला पॉइंट हमने डेफिनेशन लिखा। दूसरा पॉइंट देखो, जैसे अगर अपन बात करें, आगे हम बताएंगे कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दो एटम से मिलकर बना है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे SO3H सल्फोनिक एसिड, ये भी आपका किससे बना हुआ है बताओ? ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें जैसे CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी बताइए किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है। लेकिन अगर अपन बात करें आपका हैलाइड, एक सिंगल एटम वाला भी है, एक ही एटम है, ये देखिए। तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकता है और सिंगल एटम से भी बन सकता है। ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर भी बन सकता है और सिंगल एटम से भी बन सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये आप चिपका दीजिए एग्जाम्पल। तो ये आपके क्या हो गए, जो लिखा है उसका एग्जाम्पल। जल्दी निपटा दीजिए इसको। ठीक है, आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। लिखिए अगला पॉइंट, इट मे और मे नॉट बी कार्बन कंटेनिंग, इट मे और मे नॉट बी कार्बन कंटेनिंग, इट मे और मे नॉट बी कार्बन कंटेनिंग। यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स दें, मैं इधर लिख लेता हूं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स दें, पेन डाउन कर दीजिए आप। मान लीजिए आपके सामने एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। अभी हम पढ़ाऊंगा भी मैं आपको एल्डिहाइड क्या होता है।
तो ये जो कार्बन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। ये सब मिलकर ग्रुप ऑफ एटम्स एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं, एल्डिहाइड। तो बताइए क्या इस फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ गया है? जी हाँ। और अगर अपन एग्जांपल ले, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन कंटेनिंग है। इस फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ गया है। सर एक दो एग्जांपल और, क्लियर? जैसे आपका नाइट्राइल आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या है? कार्बन कंटेनिंग। क्लियर? आगे पढ़ते ही जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। एफजी लिख दूं, पेन डाउन ही रहेगा। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें कार्बन नहीं होगा, जैसे अगर अपन बात करें एल्कोहल आएगा OH, इसमें तो कार्बन है ही नहीं। जैसे थायो एल्कोहल आएगा SH, इसमें तो कार्बन है ही नहीं। जैसे नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप आएगा NO2, इसमें तो आपका कार्बन है ही नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपके सामने बताइए कैसे हैं, नॉन एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ ही हम बात करते हैं। एटसेट्रा आर नॉन कार्बन कंटेनिंग, आर नॉन कार्बन कंटेनिंग, आर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये आपके ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कोई भी कार्बन नहीं है। तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? छापिए इसको भी जल्दी से, अगले पॉइंट पर आएंगे फिर। जल्दी जल्दी सुलटाते जाइए। जल्दी जल्दी सुलटाते जाएंगे भाई। आज क्लास की वीडियो क्वालिटी सही है बच्चे, हम बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे टैग पर काम चल रहा है और चीजें इंप्रूव हो रही है। ठीक है, समस्याएं आती तभी पता चलता है कि क्या दिक्कत है और उसको कैसे हैंडल करना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप में बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। फंक्शनल ग्रुप में बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। फंक्शनल ग्रुप में बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप में भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर? टर्मिनल का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही आखिरी कार्बन होगा। टर्मिनल का मतलब आखिरी एटम नहीं है, टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन है। जैसे जब कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे एल्डिहाइड, क्या देखोगे? एल्डिहाइड में पढ़ाऊंगा भी, तो ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। मतलब इसके खुद के कार्बन के बाद, ये कार्बन कंटेनिंग है ना? जी हां। तो इसके खुद के कार्बन के बाद कोई कार्बन आगे नहीं आएगा, आखिरी कार्बन इसका खुद का ही होगा। इसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। और दो चार एग्जांपल बताइए सर। जैसे नाइट्राइल हम पढ़ेंगे, ये भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन के बाद कोई कार्बन आगे आता ही नहीं है। और दो चार एग्जांपल बता दीजिए सर। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसका खुद का कार्बन ही आखिरी कार्बन होगा, उसके बाद कोई कार्बन नहीं आएगा। सर और भी दो चार बता दीजिए। जैसे हम पढ़ेंगे एसिड हैलाइड, ये भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं आता है, एटसेट्रा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब उसका कार्बन आखिरी कार्बन, उसके बाद आगे कोई कार्बन नहीं मिलेगा। क्लियर? अब अगर अपन बात करना चाहें एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनल फंक्शनल, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनल
फंक्शनल ग्रुप्स। आगे बात समझ में? जी हां, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आखिरी कार्बन कभी नहीं हो सकता। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आखिरी कार्बन कभी भी नहीं हो सकता। और इसमें अगर अपन बात करें तो बेस्ट एग्जांपल आपका आता है कीटोन। कौन आता है बताइए? कीटोन। तो कीटोन पर आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ही आपके लेवल पर तो मैं इतना ही बता दूं, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। मतलब इस कार्बन के इधर भी कार्बन मिलेगा, उधर भी कार्बन मिलेगा, इसका खुद का कार्बन कभी आखिरी कार्बन नहीं हो सकता। क्लियर? तो टर्मिनल नॉन टर्मिनल क्लियर हुआ। टर्मिनल का मतलब आखिरी एटम या आखिरी कार्बन से है मेरा, आखिरी कार्बन से, आखिरी कार्बन फंक्शनल ग्रुप का ही होगा। नॉन टर्मिनल का मतलब है आखिरी कार्बन उसका खुद का नहीं होगा कभी भी। जल्दी से सुलटा दीजिए मेरे भाई। ये हमने फंक्शनल ग्रुप का एक लेक्चर था, लास्ट ईयर लिया था, अभी भी आपको मिल जाएगा। जिस इंस्टीट्यूट में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसको किसी एजुकेटर ने एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया, एज इट इज। मतलब यार नकल में तो अकल दिखाओ, साफ पता चल रहा है कि कहां से चुराया हुआ है। सारे पॉइंट्स जो ये लिखाए जाते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के बाद एक एक चीज रखी जाती है। क्लियर? तो आपको कभी लगे ना कि यार ये बात तो मैंने उन सर से पढ़ी है, तो आप समझ जाना उन सर ने यहीं से पढ़ी है। जी हाँ, हम कॉपी पेस्ट में विश्वास नहीं रखते हैं, और जब कोई चीज किसी से सीखते हैं तो उसका नाम लेने में भी अभी कोई आपत्ति नहीं है। चीजें ऐसी हैं जो सीखी जा सकती है समय के साथ, पर बताने में कोई आपत्ति नहीं है। फेक क्लेम कभी नहीं करेंगे। सुलटा दिया है सभी ने ही? चलिए एक आखिरी पॉइंट और लिख दीजिए, इसको अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। लिख दीजिए इसमें, फंक्शनल ग्रुप में भी मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। फंक्शनल ग्रुप में भी मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। फंक्शनल ग्रुप में भी मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। आपका फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट भी हो सकता है और पॉलीवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कर दीजिए पेन डाउन। अब पेन डाउन होने चाहिए, रिलैक्स मोड में आ जाओ और समझो। जो अभी बात बताने वाला हूं ये आगे तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप पहचानिए, आपके सामने एक होता है सीओ ग्रुप। क्या होता है बताइए? सीओ ग्रुप। ये आप लोगों के सामने होता है कार्बोनिल ग्रुप। सीओ ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं बताइए? कार्बोनिल ग्रुप। सीओ ग्रुप को क्या बोल देते हैं बताइए? कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान से, इसमें जो ये कार्बन है जिसने ऑक्सीजन से बना रखा है बताइए डबल बॉन्ड, दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन। इस सीओ ग्रुप में जिस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, दिस कार्बन इज द कार्बोनिल कार्बन। और ये जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को बताइए हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बताइए? कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन और उस ऑक्सीजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब मैं आपको यहां से ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा। फिर से आप बोलोगे सर आप अपनी तारीफ कर रहे हो, ये मेरा एक यूनिक मेथड होता था, पर आजकल बहुत धड़ल्ले से कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, पर डिफरेंस आपको नजर आएगा। इस कार्बोनिल ग्रुप से ही मैं आपको ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप बनाना सिखाऊंगा। मैं जब तक ना कहूं छापेगा कोई भी नहीं। हाँ, गर्दन ऑनलाइन में भी तोड़ी जा सकती, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आते हैं हम इस तरीके से, यहां पर इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H फिक्स कर दिया जाए, इस कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H फिक्स हो जाए, दूसरी साइड या तो आप H लगा दें, या तो आप R लगा दें, या तो आप PH लगा दें। आप समझ गए? यहां पर हाइड्रोजन आ जाए, कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, कोई फिनाइल ग्रुप आ जाए, तो दोस्तों इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो जाता है क्या बताइए? एल्डिहाइड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो जाता है बताइए क्या? एल्डिहाइड। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। क्लियर? अब मुझे बताओ दिस फंक्शनल ग्रुप इज टर्मिनल और नॉन टर्मिनल? आप देखिए इस कार्बन के बाद कोई कार्बन आ नहीं सकता,
इसके बाद आपका इधर हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, इसका खुद का ही कार्बन आखिरी कार्बन होगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बात जान लीजिए। ये फंक्शनल ग्रुप आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा? टर्मिनल। कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब इसका खुद का कार्बन आखिरी कार्बन होगा। क्लियर? दूसरा बात, ये आपका एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा? मोनोवैलेंट। सर एक बात बताओ, ये मोनोवैलेंट पॉलीवैलेंट का क्या रायता है? मोनोवैलेंट का मतलब है कि जो आर ग्रुप है, जो आर ग्रुप है यानी कि कार्बन, इसमें एक ही साइड आ सकते हैं। एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल कार्बन के एक ही साइड आपको कार्बन मिलेंगे, दूसरी साइड H फिक्स है। यानी कि जब किसी को आप लिखो तो ऐसे लिखोगे, इसको जब भी लिखोगे तो देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। ये पार्ट फिक्स है। क्लियर? जो भी आपका आर ग्रुप आएगा, जो भी आपका क्या आएगा बताइए? आर ग्रुप जो भी आएगा वो इसी साइड आएगा। इसी साइड H या R आप लगा सकते हैं। तो ये देखो एक ही साइड आपके पास ऑप्शन है, दूसरी साइड तो ऑक्यूपाइड है, इसे हम मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये आपका एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। आइए इसमें और अगर अपन समझना चाहें तो किस तरीके की बातें हो सकती हैं। जैसे ये आपके सामने एक एल्डिहाइड हो गया है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब इसको कंडेंस करेगा तो इस तरीके से लिखेगा HCHO। क्या लिखेगा बताइए? HCHO। फिर अगर अपन बात करें तो आपके सामने ये भी एक एल्डिहाइड हो सकता है। बताइए, कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H, दूसरी साइड या तो H या R। ये एकमात्र एल्डिहाइड है जिसमें दोनों साइड H आता है, बट इसको ऐसे लिखेगा नहीं, कंडेंस करेगा तो बताइए कैसे लिखेगा? CH3CHO। अब आपको दिखाई दे रहा हो। क्लियर? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखेगा? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखेगा। क्लियर? आप बोलोगे सर यहां तो कार्बोनिल कार्बन पर H है ही नहीं, तो मेरे भाई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में CH बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। आप जानते भी हैं पहले वाले एल्डिहाइड को हम बोल देते हैं फॉर्मल्डिहाइड। आप ड्रॉप पर इसलिए बता रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड, टाइम आने पर बताऊंगा। दूसरे वाले को हम बोल देते हैं, बताइए कौन सा? एसिटल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं बताइए? एसिटल्डिहाइड। एक कार्बन के लिए फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, दो कार्बन के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड। क्लियर? चलिए आप बताइए, क्या इस कार्बोनिल कार्बन के एक साइड फिनाइल रिंग भी आ सकती है? जी हां, इधर HRPH कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप सभी जानते हैं यह भी एल्डिहाइड है जिसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बताओ? बेंजल्डिहाइड। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए, तो आपको एक से इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू गया है, दैट इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट इसी में इधर कंटिन्यू करेंगे। अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड आर ग्रुप आए, आर आ जाए चलेगा, पीएच आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस H नहीं होना चाहिए। यानी कि इस कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। इन जर्नल आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से कंडेंस कर दोगे तो आ जाएगा RCOR। आगे बात समझ में? तो देखो इस फंक्शनल ग्रुप के इधर भी कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है, तो ये फंक्शनल पहली बात तो नॉन टर्मिनल है। कैसा है बताइए? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कभी भी किनारे पर नहीं आ सकता, मतलब खुद का कार्बन इसका कभी भी आखिरी कार्बन नहीं होगा। दूसरा अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे भाई जरा ध्यान दीजिए, ये आपका बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाईवैलेंट आपका फंक्शनल ग्रुप है। सर व्हाट डू यू मीन बाय बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? बाईवैलेंट का मतलब है कि इसमें इधर भी आर होगा और इधर भी आर होगा, जिसमें केवल एक ही साइड आर आ सके मोनोवैलेंट, दो साइड आर ग्रुप आ सके बाईवैलेंट। तो ये आपका एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। सर कुछ एग्जांपल बताइए। देखिए कीटोन में आपको इधर भी कार्बन जोड़ना और इधर भी कार्बन जोड़ना कंपलसरी है। तो जैसे यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर CH3 लगा दिया। ये सबसे छोटा कीटोन है, नाम है एसीटोन। बताइए कैसीटोन? एसीटोन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो क्या फिनाइल रिंग भी आ सकती है सर एक साइड?
अरे हाँ मेरे भाई, इधर आपने कार्बन में CH3 ले लिया, उधर फिनाइल रिंग ले ली, दोनों साइड बस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसे हम कहते हैं क्या? एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं बताइए? एसीटोफिनोन। इनडायरेक्टली कुछ कॉमन नेम याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम आने पर ये कैसे लिखे जाते हैं बताऊंगा। अगर सर दोनों साइड फिनाइल रिंग आ जाए तो आने दो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। इसे हम बोल देते हैं बताइए क्या? बेंजोफिनोन। क्या बोल देते हैं बताइए? बेंजोफिनोन। तो अभी इनको रटने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। बताओ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, कार्बोनिल कार्बन के एक साइड H फिक्स है, दूसरी साइड H, R, PH कुछ भी लगाइए। कीटोन्स में दोनों साइड कार्बन ही होंगे कार्बोनिल कार्बन के। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए तो जल्दी से सुलटा दीजिए मेरे दोस्तों, इसको जल्दी से सुलटा दीजिए। हाँ बेटा, ये थोड़े कॉमन नेम है, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आपका बिल्कुल सोचना है कि सर कार्बन तो 3 है, पर लिखा आपने एसीटोन है। एसीटोन ही स्मॉलेस्ट कीटोन होता है, तो कॉमन नेमिंग में यही लोचा होता है, इसलिए आईपैक नेमिंग आती है, जहां पर आपको चीजें रटनी नहीं पड़ती, एक लॉजिकली नाम लिखा जाएगा। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने का ये अपना अंदाज है। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपके कवर हो जाते हैं ऐसे, जो कि रिक्वायर्ड है। बहुत ज्यादा मत लिखा करो, बाल्टी भर के लिख लेते हो, बाद में वो याद भी नहीं होते, नोटबुक में भरे रहते हैं, बस हॉस्टल में दिखाते रहते हो, देखो आज सर ने 40 लिखवा दिए, क्या फायदा, याद तो 4 भी नहीं है। ऋषि, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी क्लास में 1.5 घंटे का पता ही नहीं चलता सर। मैंने कुछ महीने पहले टेलीग्राम पे वीडियो देखा था, आपका वीडियो जो LN में पढ़ाते थे। अच्छा, बहुत पुराने रहे होंगे वो तो, लेकिन कंटेंट आप वहां भी देख लेना, कंटेंट आपको वहां भी जबरदस्ती मिलेगा, शानदार चीजें वहीं से कॉपी हुई हैं। वो पहला लेक्चर था जो ऑनलाइन में हमारे आए थे, वहीं से ही चीजें चुराई गई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। मेक इट फास्ट। ये नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुलटा दिया है सभी ने? पक्का? चलिए अब मैं वापस आता हूं, आप फिर से पेन डाउन कर देंगे, आपका पेन फिर से डाउन होना चाहिए, एकदम डाउन। अब आइए इधर बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से। अगर इसी कार्बोनिल कार्बन पर, ये आपका क्या है बताओ? कार्बोनिल कार्बन, एक साइड क्या लगा दिया जाए? OH, दूसरी साइड आप फ्री हैं, या तो H लगा लें, आप R लगा लें, या फिर आप PH लगा लें। मतलब
इस साइड आप फ्री हैं, उस साइड H ही रहेगा। तो बताएंगे इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इधर आप फ्री हैं, उधर आप फ्री नहीं हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने एक H लगा दिया है, तो अभी भी बताओ ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां कार्बोनिल कार्बन पर H भी चलेगा, इसको हम बोलते हैं एक कार्बन को फॉर्म, तो ये बन जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाता है? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? नाम ना भी याद हो तो परेशान मत होना। मान लीजिए अगर आपने यहां पर R में लगा दिया है कार्बन एक, मिथाइल ग्रुप, तो यहां पर बताओ टोटल कितने कार्बन हो गए? 2। तो ये 2 कार्बन वाला है, तो इसे बोल देते हैं एसिटिक एसिड। क्लियर? मान लीजिए सर मैंने पीएच लगा दिया है, तो भी कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूं। क्या हो जाता है बताओ? ये हो जाता है बेंजोइक एसिड। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। सुनते जाओ दोस्तों ध्यान से। अब बताओ मुझे ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है? मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट या कैसा? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि R इसमें केवल और केवल कार्बोनिल कार्बन पर ही आ सकता है, ऑक्सीजन पर R नहीं आ सकता। एक ही साइड R आएगा, दैट फंक्शनल ग्रुप इज मोनोवैलेंट। अब आप बोलोगे सर क्यों बता रहे हो? अरे मेरे भाई जब आप पढ़ोगे ना मेटामेरिज्म, 2 कौड़ी का हो जाएगा मेटामेरिज्म, वहां जाके रटते हो सारी चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा बताइए? ये फंक्शनल ग्रुप होगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा बताइए? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसका खुद का कार्बन आखिरी कार्बन होगा, इस कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं आएगा, तो पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेन डाउन रहेंगे। तो यहां पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखा। इसी कार्बोनिल कार्बन पर ध्यान से सुनिए, इसी कार्बोनिल कार्बन पर अगर OR जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए बताइए? OR, मतलब इस ऑक्सीजन पर H नहीं होना चाहिए, R होना चाहिए। इधर कार्बोनिल के कार्बन की साइड H भी चलेगा, R भी चलेगा, पीएच भी चलेगा, सब चलेंगे। इधर उधर भी पीएच चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इधर कभी भी H नहीं चलेगा। बता पाएंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया है? दोस्तों इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, बताइए सभी लोग दिमाग में सोचकर, द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। इधर इधर सुनो, देखो सबसे छोटा ईस्टर बनाते हैं, सबसे छोटा ईस्टर। आप बताओ सबसे छोटा ईस्टर, क्या मैं ऑक्सीजन पर H लगा सकता हूं? नहीं, तो कम से कम एक कार्बन रखना पड़ेगा, एक कार्बन मतलब CH3। क्या मैं यहां पर H लगा सकता हूं? जी हां, तो ये आपके सामने ईस्टर है। क्या है बताइए? ईस्टर। क्या सर मैं इधर भी R ग्रुप लगा सकता हूं? जी हां। क्या उधर भी R ग्रुप लगा सकता हूं? जी हां, ये ईस्टर है। क्या सर मैं इधर पीएच लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बोनिल कार्बन पर कुछ भी चलेगा, कार्बोनिल कार्बन पर कुछ भी चलेगा, बट ऑक्सीजन पर क्या नहीं चलेगा? ऑक्सीजन पर नहीं चलेगा, तो H। यहां पर भी आप देख लीजिए, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, बताइए ईस्टर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया है? ईस्टर। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इस कार्बोनिल कार्बन पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर अगर आप यहां डायरेक्ट हैलोजन लगा देते हैं, डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पर हैलोजन लगा देते हैं, आप समझते हैं केमिस्ट्री में X का मतलब बस एक ही बात होती है, X का मतलब होते हैं हैलोजन्स। X का मतलब क्या होते हैं? हैलोजन्स। फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, या फिर आपका सामने आयोडीन आ जाए। हैलोजन का मतलब, X का मतलब होता है हैलोजन। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एसिड हैलाइड्स। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं बताइए? एसिड हैलाइड्स। तो आप बताइए इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा कमेंट करो। यहां पर आप चाहो तो H ले आना, इधर चाहो तो R भी ले आना, इधर चाहो तो PH भी ले आना, ठीक है, पर H कई जगह ये इसको अनस्टेबल बना देता है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो यहां पर ही आपके सामने एसिड हैलाइड्स बन जाते हैं। पहला इसके बारे में कमेंट कर दो। पहली बात तो ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है बताइए? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक ही साइड आपके सामने आ सकता है। मोनोवैलेंट आपका है फंक्शनल ग्रुप।
तो फिर बताओ ईस्टर के बारे में आपने कमेंट क्यों नहीं किया? ईस्टर कैसा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? बाईवैलेंट। कैसा है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इधर देखो, कार्बोनिल कार्बन पर भी आर आ सकता है, ऑक्सीजन पर भी आर आ सकता है। अगर आप ईस्टर को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी आर आ गया, तो ये होता है आपका बाईवैलेंट। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके बारे में, बताइए आपका ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। कैसा होता है बताइए? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका खुद का कार्बन ही आखिरी कार्बन होता है, इसके अलावा कोई कार्बन नहीं होता। अभी एक नोट बनाकर लिखवा देता हूं, जैसे नोट वाला पॉइंट है, अगर आपके सामने कभी ये आ जाए फॉर्माइल क्लोराइड, क्लियर? आगे काम आएगा, अभी नहीं आएगा, बस आगे के लिए लिखवा रहा हूं। इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। कितने बच्चे जानते हैं कि फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है? कितने बच्चे जानते हैं फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है? फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड याद रखना, अगर टेम्परेचर आपका कितना हो जाए, अबाव -60 डिग्री सेल्सियस, अबाव -60 डिग्री सेल्सियस, अगर -60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो ये टूट जाता है, मतलब HCl के अंदर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये आपका जो H लगता है तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड आपके सामने बनता है, इसका रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई बताएगा ये बात कहां काम आएगी? चलिए मेरे साथ ड्रॉपर बच्चे जुड़े हुए हैं, तो एक दो तो मुझे कमेंट करके बता दो यारो कि बात कहां काम आएगी। एक दो तो एटलीस्ट बता दो मुझे, कहां काम आएगी ये बात, कोई तो बता दो। This was the failure of Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation, क्योंकि ये था ही नहीं उनके पास, फॉर्माइलेशन नहीं कर पाते उसकी वजह से। क्लियर? ठीक है, अब आप आर तो लगा ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आर लगा दीजिए, ये बन जाएगा। पीएच लगाना चाहे तो पीएच लगा दीजिए, ये बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए हैं? तो हमने ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया है। नेक्स्ट इसी में अगर अपन बात करना चाहे, मैं इधर ही चलता रहूंगा। मान लीजिए कार्बोनिल कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर आपने डायरेक्टली क्या लगा दिया है? नाइट्रोजन। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ? नाइट्रोजन। कोई बताएगा इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अमाइड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अमाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, पर यहां पर कितने एच होने चाहिए? 2। इधर आप H लाओ, R लाओ, PH लाओ, कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर बताओ कितने एच हैं? 2, तो ये अमाइड आपका कहलाएगा एक 1 डिग्री अमाइड। ये अमाइड आपका कहलाएगा एक 1 डिग्री अमाइड। क्लियर? आप बताइए 1 डिग्री अमाइड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा, इसका खुद का कार्बन आखिरी कार्बन होगा, तो ये है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन के बाद, इस कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं आएगा। दूसरा बताइए मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, आर केवल एक ही साइड आ सकता है, नाइट्रोजन पर नहीं आ सकता। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा बताइए? मोनोवैलेंट। कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन, पर नाइट्रोजन हटा, नाइट्रोजन से एक एच हटाकर आपने कोई आर ग्रुप लगा दिया है, मतलब एल्काइल ग्रुप लगा दो, फिनाइल ग्रुप लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर आपका H भी चलेगा, इधर आपका R भी चलेगा, इधर आपका PH भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका बन जाता है। कोई बताएगा? दिस फंक्शनल ग्रुप इज 2 डिग्री अमाइड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज 2 डिग्री अमाइड। अब बताओ 2 डिग्री अमाइड कितने कैसा है, मोनोवैलेंट या बाईवैलेंट? तो देखो कार्बोनिल कार्बन पर भी आर आ सकता है और नाइट्रोजन पर तो आपको आर मिलेगा ही मिलेगा 2 डिग्री में, तो इट इज ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? इट इज ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक भी H नहीं है, सारे के सारे इस पर एल्काइल ग्रुप हैं, इधर आप H लगा सकते हो, इधर अगर अपन बात करना चाहें R लगा सकते हो, इधर अगर अपन बात करना चाहें PH लगा सकते हो। दिस फंक्शनल ग्रुप इज 3 डिग्री अमाइड।
दिस फंक्शनल ग्रुप इज 3 डिग्री अमाइड। और बताओ 3 डिग्री अमाइड आपका कैसा है? देखो कार्बोनिल कार्बन पर भी आर आ सकता है, नाइट्रोजन पर कितने आर आ सकते हैं? 2। सो ये आपका एक ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। कैसा है बताइए? ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आपके सामने कहलाता है। और अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree amides and 3 degree amides, 1 degree, 2 degree and 3 degree amides are different functional groups, are different functional groups. क्लियर? तो आज के बाद अमाइड मत बोलना, ऐसे बोलना 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। कोई बताएगा जहां पर आपने देखा हो कि यहां डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, अमाइड्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है? कोई ऐसी रिएक्शन? जी हां, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। 1 डिग्री अमाइड्स देते हैं, 2 डिग्री नहीं देते, 3 डिग्री नहीं देते। याद आया कुछ? जी हां, तो इसका मतलब यहां डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। क्लियर? आइए मैं इधर ही कंटिन्यू करता रहूंगा, आपको बताते जाना है मेरे भाई, आपको बताते जाना है क्या कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता पाएंगे मुझे, आप बता पाएंगे मुझे इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? कमेंट करके बता दीजिए, इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? और यहां पर काफी बच्चों का जवाब 2 मिल रहा है, मैक्सिमम बच्चों का जवाब 1 मिल रहा है, और देखो सुलट गए हैं हम। दोस्तों जरा ध्यान से देखो, ये आपका कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पर क्या है? H, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ आपका? NH2। इट इज 1 डिग्री अमाइड, इट कंटेन्स ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। बाकी जो गलत जवाब दे रहे हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर रट लिया है। CHO CHO CHO, कार्बोनिल कार्बन पर H एल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन पर H एल्डिहाइड, कद्दू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की कंडीशन क्या होती है? इधर तो आपका H होना ही चाहिए, इधर या तो H आए, या तो R आए, या तो PH आए। दूसरी कंडीशन भूल जाते हो, दूसरी कंडीशन नहीं भूलनी है, कार्बोनिल कार्बन पर H एल्डिहाइड। तो दिखा कार्बोनिल कार्बन पर H एल्डिहाइड, ये मीन इट कंटेन्स ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज 1 डिग्री अमाइड, दैट इज 1 डिग्री अमाइड। चलिए फिर से बताइए मुझे, फिर से बताइए मुझे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? फिर से बताइए मुझे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? अरे डरने की जरूरत नहीं है, बताइए सही गलत का क्या मतलब है, जवाब दीजिए आप बस। 1 फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए कार्बोनिल कार्बन पर इधर H, लेकिन इधर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर एक H है और एक एल्काइल ग्रुप है। सो इट इज 2 डिग्री अमाइड, इट इज 2 डिग्री अमाइड। एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, बहुत बढ़िया। अगर आपके सामने ऐसे आ जाए CH3 होल ट्वाइस CHO, इसमें बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? तो इसको भी ठीक से लिखो मेरे भाई, नाइट्रोजन पर कितने CH3 लगे हुए हैं? 2 CH3, यानी कि एक भी H नहीं है, और ये जुड़ा हुआ है कार्बोनिल कार्बन से। सो इट कंटेन्स 3 डिग्री अमाइड, इट कंटेन्स 3 डिग्री अमाइड। क्लियर? तो इट कंटेन्स ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप, ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप, ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप। आगे बात समझ में? कार्बोनिल वालों में एक आखिरी बचा है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर 2 कार्बोनिल कार्बन के बीच में, 2 कार्बोनिल कार्बन के बीच में बैठा हो कौन? ऑक्सीजन। इधर H आ जाए, R आ जाए, PH तो आ ही सकता है, R आ सकता है तो PH आ सकता है, तो उसको बार बार नहीं लिखूंगा। H आ जाए, R आ जाए, फंक्शनल ग्रुप बताएंगे। द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड, द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। कैसे पहचानोगे? कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, 2 कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। जैसे अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
क्या इसमें बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, वो रहा। इधर तो बताओ कौन है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है तो CH3। और इधर बताइए कौन है? H। तो इट कंटेन्स सिंगल फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया है? क्या ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर हो गया है? तो हमने कुछ बेहतरीन तरीके से यहां पर फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं। वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप, और यही वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो ज्यादातर रिपीट होते हुए नजर आते हैं। अब सुलटा देंगे दोस्त वन बाय वन। सुलटा दीजिए। अच्छा इसमें बताओ, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे? एक। इसमें भी कह दो कार्बोनिल कार्बन पर H, एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन पर H नहीं होता एल्डिहाइड, पूरा पढ़ा करो। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H, दूसरी साइड या तो H या तो R। H या R, PS तो आता रहेगा, जहां R आ सकता है वहां PS भी आ सकता है। ठीक है, तो चीजों को ढंग से तरीके से पढ़ो। सुलटा दिया है भाई लोगों? सुलटाते एक साथ थम्स अप कर देना। इधर बहुत सारे मुझे दिखाई देंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए, धीरे धीरे आपको चीजों में डिफरेंस दिखाई देगा। बताया था मैंने कि हमारा रंग धीरे धीरे चढ़ता है लेकिन गाढ़ा चढ़ता है। एक बार आपने सब्जेक्ट को आखिरी तक पढ़ लिया तो यकीन मानिए आप दूसरी जगह से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आपकी अप्रोच एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड, एकदम लॉजिक बेस्ड कर दी जाएगी। जहां कहीं भी डायरेक्ट आंसर या डायरेक्ट प्रोडक्ट की बातें हो रही होंगी, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये पॉइंट हो गया, ये इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है। आगे जाके याद करो, उससे बढ़िया अभी अभी धीरे धीरे चीजों को याद करते हुए चलो। यानी कि इसे हम बोल देते हैं एड टू रिमेंबर। सुलटा दिया है भाई लोगों। जो लाइव आ सकते हैं वो लाइव ही पढ़ें। बैकलॉग कभी क्रिएट ही नहीं होगा। किसी कारणवश क्लास मिस हो जाती है तो नेक्स्ट क्लास से पहले जरूर पढ़ ले। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो अदर कोचिंग्स में ऑफलाइन में हैं, जो रात को देखते हैं। ठीक है, उनके लिए वो अपनी ये तो कभी भी देख सकते हो, पर जो मेन क्लासेज है उनको डिस्टर्ब ना होने दे। आगे बढ़ सकता हूं? एक साथ थम्स अप करो। ऐसे बाल्टी भर के आएंगे जब मुझे पता चलेगा।
अमाइड्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। रिएक्शन का आ जाएगा अभी बच्चे, आ जाएगा ना, छील देंगे रिएक्शंस को भी, टेंशन की बात नहीं है। रिफ्लेक्शन कुछ ज्यादा ही आ रहा है क्या? मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर, आपको भी दिक्कत कर रहा है रिफ्लेक्शन? शायद थोड़ा आ रहा है, थोड़ा परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर, ओके ओके। मुझे पता है रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, पर आप लोग ठीक है, कोऑपरेट कर रहे हैं कि सर चलने दो, मेन पर्पस पढ़ना है, हमें कंटेंट से मतलब है। ये भी काबिल तारीफ है आपकी बात। हाँ भाई लोगों सुलटा दिया है, हाँ पहनो आप भी। आप बोलोगे सर हमारा तो कभी नाम ही नहीं लेते, भाई लोगों बोलते रहते हो। मैं आपको देवियां कहता हूं, तो देवियां आपने भी सुलटा दिया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। अमाइड्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ आप लोग राक्षस ही हो, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, लास्ट ईयर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत रही होगी, इस बार पूरी कोशिश करेंगे उसको दूर करेंगे। बस अपना माइंड सेट ये रखना है कि मुझे सीखना है, मुझे इससे सीखना है, क्लियर। जहां भी चीजें क्लियर नहीं होगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बट ये ध्यान रखना कि आपको समझ में नहीं आया था का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ही चलता है और बहुत प्यारा चलता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। निपटा दिया ऐसा भी नहीं, एक साथ बाल्टी भर के थम्स अप आने दो। लीजिए सुलटाइए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। कोशिश करेंगे दोस्तों आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इन द गिवन मॉलिक्यूल। चलिए आप बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहचान।
देखो कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। सही बात है, यस। इधर देखो कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है OR, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है OR, OR का मतलब, R का मतलब पीछे कार्बन होना चाहिए ऑक्सीजन के, कार्बन यार ग्रुप हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपने इसको आइडेंटिफाई किया है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। सही बात है, यस। इधर बताओ ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है OH, तो बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया ये, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ में, बिल्कुल सही। इधर आ जाओ, इधर आओ, कार्बोनिल कार्बन पर ये आपका बताओ कौन है, कार्बोनिल कार्बन, और उस पर डायरेक्ट बताओ कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं है, तो इट इज 3 डिग्री अमाइड। प्लीज अमाइड मत बोलिए ना, 3 डिग्री अमाइड बोलिए ना, तो इट इज 3 डिग्री अमाइड। इधर बताओ कार्बोनिल कार्बन और उस पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ बताओ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर 2 H हैं, तो इट इज 1 डिग्री अमाइड। अमाइड मत बोलिए, इट इज 1 डिग्री अमाइड। क्लियर। इधर देखो ये फंक्शनल ग्रुप बताएगा कोई क्या है, इसको बताएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। पहले बताओ यहां कार्बोनिल कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, तो चौथा कौन लगाना पड़ेगा, H, तो कार्बोनिल कार्बन पर H, उधर आपका R, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। बहुत ही बढ़िया। इधर देखिए ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, पर नाइट्रोजन पर कितना H है, एक H, एक H या एक R, तो ये होता है आपका बताइए 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड। अब मैं आपको बता देता हूं अमाइड्स के बारे में, आप कैसे पहचान सकते हो। देखो अगर नाइट्रोजन पर 2 H है तो 1 डिग्री है, नाइट्रोजन पर एक H है तो 2 डिग्री है, या फिर नाइट्रोजन पर एक R है तो भी 2 डिग्री है, नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं है 3 डिग्री है, या नाइट्रोजन पर 2 R है तो भी 3 डिग्री है। दोनों तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये आपने बिल्कुल सही पहचाना है। लास्ट वाला है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, लास्ट वाला बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सर कैसी बात कर रहे हो, दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में, दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में फंसा हुआ है कौन, ऑक्सीजन। क्लियर। तो द फंक्शनल ग्रुप इज, इधर H है, एसिड एनहाइड्राइड, द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड, हाँ या ना, तो ये आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। क्लियर। सुलटा दीजिए जल्दी से एक बार, सुलटा दीजिए एक बार जल्दी से मेरे भाई। हाँ बच्चे ये जो आपके सामने, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड सब की बातें करेंगे, ठीक है। सुलटा दिया सभी ने, एक साथ थम्स अप कीजिए। चलिए अब कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है, अब जो काम किया ना वही बताऊंगा, सल्फोनिक एसिड। कौन सा है, सल्फोनिक एसिड, जो हमारे काम आएंगे रिएक्शन में कहीं ना कहीं। तो सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आपका होता है ये वाला, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो SO3H। बताइए इसके बारे में, कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग, ऐसे बता दो, कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग, सो दिस इज नॉन कार्बन कंटेनिंग। ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहेंगे भाई, आगे बढ़ते रहेंगे, साथ के साथ लिखते रहेंगे, इसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट आप जो पढ़ने वाले हो वो पढ़ोगे एल्कोहल्स, आप सभी का फेवरेट एल्कोहल, फिनॉल एंड इनॉल, एंड इनॉल। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे आप, एल्कोहल, फिनॉल एंड इनॉल।
ठीक है। एल्कोहल में समझिए, एल्कोहल में समझिए, अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज OH ग्रुप, अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज OH ग्रुप, अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज OH ग्रुप sp3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है बताइए? sp3 कार्बन पर। अगर OH sp3 कार्बन पर है तो फंक्शनल ग्रुप आपका होगा एल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप आपका बताइए क्या होगा? एल्कोहल। अगर OH sp3 कार्बन पर है तो फंक्शनल ग्रुप होगा एल्कोहल। हर OH एल्कोहल नहीं होगा। जैसे यहां पर बताइए, यहां पर अगर अपन बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। बताइए कौन से डिग्री के कार्बन पर है ये? कौन से डिग्री के कार्बन पर है? 2 डिग्री, तो आप इसे बोलोगे 2 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बताइए यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो आप देखो OH आपका कौन से कार्बन पर है? sp3 कार्बन पर है, तो ये अल्कोहल है। और कौन से डिग्री के कार्बन पर है? आप बोलोगे 1 डिग्री, सो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। यहां डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है, तो बताइए इसमें भी अगर अपन बात करें तो आपका sp3 कार्बन पर है OH, तो ये अल्कोहल है। और कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री का अल्कोहल है। मतलब सर मैं समझ गया, प्राइमरी कार्बन पर OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पर OH सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी कार्बन पर OH टर्सरी अल्कोहल। यस, यहां डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? इनोल्स की। तो जब यही OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर आ जाए, यही OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर आ जाए, क्लियर? तो ये देखिए यही OH, हर OH अल्कोहल नहीं होता। जब ये OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर आ जाता है तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है इनोल। क्या बोला जाता है? इनोल। और आप समझ भी रहे होंगे क्या, इन डबल बॉन्ड के लिए, ऑल अल्कोहल के लिए बन जाता है इनोल। तो हर OH अल्कोहल नहीं होता है। जैसे अगर आपके सामने रख दिया जाए कुछ इस तरीके से और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो इसमें ये ही फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का नाम है इनोल। फंक्शनल ग्रुप का नाम है इनोल। और जब कभी भी दोस्तों समझिए, जब कभी भी ये OH बेंजीन पर जुड़ जाए, ये OH किस पर जुड़ जाए? बेंजीन पर जुड़ जाए, तो ये एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप बन जाता है जिसे बोलते हैं हम फिनोल। क्या बोलते हैं बताइए? फिनोल। लेकिन सर यहां भी तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर ही तो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ही तो क्या है बताओ? OH। सही बात है कि नहीं है? तो यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और वहां भी, तो ये इनोल क्यों नहीं है? ये इनोल ही है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये इनोल ही है, पर ये डबल बॉन्ड किसका है? फिनाइल ग्रुप का, इसलिए इसे बोला गया फिनोल। तो इनोल भी एक स्पेशल आपका इनोल ही होता है। आगे बात समझ में? तो ये आपके सामने हो गए। तो इससे हमें पता चला हर OH आपका अल्कोहल नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? फिनोल, इनोल, अल्कोहल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कौन सा है? तो यहां पर देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बताओ? sp3। और sp3 पर OH, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रखता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रखता है। सही बात है कि नहीं है? जल्दी से छाप दीजिए इसको एक बार, जल्दी से छाप दीजिए इसको एक बार मेरे भाई। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। हर OH अल्कोहल नहीं होता, याद रखिएगा, हर OH अल्कोहल नहीं होता। जब आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप OH sp3 कार्बन पर जुड़ता है तो उसे ही हम कहते हैं अल्कोहल। सुलटा दिया है भाई लोगों? एक साथ थम्स अप आने चाहिए।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एक फंक्शनल ग्रुप आता है ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है? ईथर। देखो इधर देखो, अगर ये आपका है वाटर, ये आपका कौन है बताइए? वाटर। क्लियर? वाटर में से एक एच हटाकर आर ग्रुप लगा दो। कौन सा ग्रुप लगा दो? आर। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका बन जाता था एल्कोहल। क्या बन जाता था? एल्कोहल। कंडीशन कार्बन sp3 होना चाहिए। और अगर आपने दोनों ही H हटाकर R ग्रुप लगा दिए हैं, देन द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। देन द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। देन द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। ए ईस्टर अलग होता है, ईथर अलग होता है। गलत सोच रहा है दिमाग में राक्षस। कार्बोनिल कार्बन पर जब OR जुड़ जाए, कार्बोनिल कार्बन पर कौन जुड़ जाए बताओ? OR। इधर H रखो, इधर R रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं ईस्टर। ये ईस्टर है और ये ईथर है, दोनों सेम नहीं है। सर कुछ एग्जांपल आओ मैं बता देता हूं। पहले अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड R ग्रुप आपके क्या है बताइए? सेम, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं बताइए? सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे बताइए? सिमेट्रिकल ईथर, मतलब दोनों साइड सेम ग्रुप है। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, एक R है और एक R डैश प्राइम बोलना चाहिए, तो वैसे तो R प्राइम, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं बताइए? अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। सर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल आप ही बताएंगे मुझे। मान लीजिए अगर मैंने ये ईथर बना दिया है, तो बताओ ये कैसा रहने वाला है? तो सर ये तो सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और मान लीजिए अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया है, ऐसा कुछ बना दिया है, तो कैसा रहने वाला है? अरे बोलो ना। तो आप बोलोगे साहब ये तो अनसिमेट्रिकल रहने वाला है, अनसिमेट्रिकल रहने वाला है। क्लियर? चलिए पेन डाउन करेंगे। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। पूछो सर, जवाब देना ना देना तो हम पर है। आप बताओ इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? देखो आपको लगेगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, बस मेरे हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते जाना दोस्तों। जो आपके खानदान की कमजोरियां रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सब दूर हो जाएंगी, सब दूर हो जाएंगी। आज तक के जितने भी खानदान के डाउट्स हैं सब दूर हो जाएंगे। सो देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ये देखो, ये आपका कौन है बताओ? कार्बोनिल कार्बन। और कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ा हुआ है OR। सर R कहां है? अरे R का मतलब है इस ऑक्सीजन पर कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो दिस कंपाउंड कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल ग्रुप एंड द फंक्शनल ग्रुप इज, बोलो ना, द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। अब बताओ नेक्स्ट वाले में मेरे को भाई, in this compound how many functional groups are there? In this compound how many functional groups are there? और कौन कौन से हैं बताओ? In this compound how many functional groups are there? बता नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे हैं। कितना फंक्शनल ग्रुप है इसमें मेरे भाई? जी हाँ, कुछ बच्चों का यहां जवाब मिलता हुआ। कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 2। ये वाला बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला है कीटोन। और ये देखो ऑक्सीजन के इधर भी R R, मतलब दोनों साइड कार्बन, तो दिस इज ईथर। दिस इज ईथर। तो ये तो था ईस्टर और ये होता है ईथर। उम्मीद करता हूं अब क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो यही तो एक्सपीरियंस है कि कहां डाउट्स आते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आप सुलटा लीजिए, तब तक इसको सारे को सुलटा दीजिए। थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर। थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर पर हम बातें कर लेंगे। थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर पर हम बातें कर लेंगे। सुलटा दिया है क्या सभी ने? ये वाला सुलटा दिया है। चलिए आसान सा लिख लिए। अब बताओ थायो में क्या करना है? इधर देखो, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एल्कोहल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एल्कोहल ROH। क्या रहेगा बताइए? ROH। ठीक है, मैं एक बात पीछे बताना भूल गया था, इधर बता देता हूं वापस चलकर। आप बताओ एल्कोहल, एल्कोहल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि बाइवैलेंट? बस इतना बता दो। एल्कोहल कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट।
कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है आपका। कौन? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि आप देखो ऑक्सीजन के एक साइड H फिक्स है, एक साइड तो H फिक्स है, R जो आ सकता है वो एक ही साइड आ सकता है। क्लियर? तो इट इज ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बस। तो फिर इधर बताइए, इधर वाले पर बताइए क्या हो गया भाई? यस, आगे है। इधर वाले पर बताइए, अगर अपन बात करना चाहें अल्कोहल की बजाय थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल के बजाय थायो अल्कोहल, तो ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय सल्फर, जस्ट ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो ये आपका थायो अल्कोहल हो गया। इधर भी आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, तो एक साइड तो ऑक्सीजन पर H रहेगा, दूसरी साइड R आएगा, अल्कोहल। ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले ले तो फिर ये थायो अल्कोहल। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बताओ ईथर क्या होता है? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बताइए ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों साइड R होने चाहिए, तो ये ईथर होता है। तो बताओ थायो ईथर कौन होगा? अरे बोलो ना, थायो ईथर कौन होगा? बस ऑक्सीजन की जगह क्या टिका दीजिए दोस्तों? ऑक्सीजन की जगह टिका दीजिए सल्फर, तो ये हो जाएगा थायो ईथर। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं है, पर कई रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए पहचानना पड़ता है। जल्दी से जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों, जल्दी से जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों। सुलटा दिया है सभी ने? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब हमारे सामने जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो आएंगे नाइट्राइल, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। मैं जानता हूं आप नाइट्राइल से ज्यादा जानते हैं इसको साइनाइड नाम से। किसके नाम से? साइनाइड। और इसको भी आप आइसोनाइट्राइल से ज्यादा जानते हैं, किस नाम से बताइए? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे काम आएंगे। जैसे आपका नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्राइल, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्राइल, तो ये आपका नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो अगर उल्टा जुड़ जाए, नाइट्रोजन की साइड से जुड़ जाए, तो ये आपका होता है आइसोनाइट्राइल। क्या होता है बताइए? आइसोनाइट्राइल। क्लियर? इधर आप लगा सकते हैं R लगाइए, PH लगाइए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर भी आप R लगाइए, PH लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले बताओ इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में, नाइट्राइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कैसे? इसका खुद का कार्बन या आखिरी कार्बन होगा, इसके कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं आएगा। ठीक है? अब अगर अपन बात करें कुछ इस तरीके से, हम नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं, इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन देते हैं और मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये अगर मैंने आपको बनाकर दे दिया है, ये अगर मैंने आपको बनाकर दे दिया है, ये अगर मैंने आपको बनाकर दे दिया है, तो आप बताओ इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो बच्चा बोलेगा सर पाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैं कहूंगा कार्बन नाइट्रोजन में देख। वो कहता है पाई तो छोड़ो सर, कार्बन नाइट्रोजन में तो बॉन्ड ही नहीं है। मेरे भाई ये कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है, कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है, कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है। एक जब कार्बन नाइट्रोजन में आता है साइनाइड या नाइट्राइल, तो इसमें होते हैं 2 पाई और 1 सिग्मा। तो 2 तो 4 तो 6 और 2 8, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 8 हैं। मिस मत कर देना। ठीक है? चलिए आगे वाले जल्दी जल्दी सुलटाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप आता है नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। कौन सा आता है? नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो नाइट्रो समझो सबसे पहले, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्रो। क्लियर? कंडेंस फॉर्म में बताओ कैसे लिखा हुआ मिलेगा? कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा NO2। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। और अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में बताओ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, बताइए क्या? नाइट्राइट। क्या बोलते हैं?
नाइट्राइट, सो दिस इज नाइट्रो, दिस इज नाइट्राइट। आप यहां पर आर ग्रुप रख लें तो ये आपके सामने बनने लग जाएंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर होनी भी नहीं चाहिए। मैं अगली क्लास के लिए आपके लिए लिख देता हूं ताकि हमें पता रहे हम कहां चल रहे थे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमीन्स। क्या पढ़ेंगे बताइए? अमीन्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आप मुझे बता दो कहां से मुझे शुरू करना है। तो अगले में हम पढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स पर हमारा डिस्कशन रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में, ठीक है? तो आप इसको ढंग से याद कर लेना। अब आपके जो बेसिक वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो मैंने कवर कर दी। ये इतना बेसिक से इसलिए शुरू किया है क्योंकि जो बच्चा पहली बार भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना, उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।